नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आज की वीडियो में अपन बात करेंगे अपने जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए एग्ज़ाम के लिए राजस्थान सेवा नियम के चैप्टर 13 जो फॉरेन सर्विस से रिलेटेड है, उसके जो एमसीक्यूज बन सकते हैं एग्जाम से रिलेटेड, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो अपना क्वेश्चन फर्स्ट है, वैदेशिक सेवा में कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। जो फॉरेन सर्विस में जो राज्य कर्मचारी होगा उसको डेपुटेशन किस हिसाब से लगाएंगे, कौन से संस्थान में उसको लगा सकते हैं। तो यहाँ आंसर जो आएगा वो ऑप्शन ब आएगा, सरकार के नियंत्रण वाले निकायों को छोड़कर अन्य स्थानों पर सहमति लेकर। मतलब जो सरकार के कंट्रोल में है उन निकायों को छोड़कर किसी और स्थान पर उसको लगाना होगा कर्मचारी को, तो सरकार उसकी पहले परमिशन लेगी, उसकी सहमति लेगी, कंसेंट लेगी, उसके बाद ही उसको वहाँ पर लगा सकती है। फिर क्वेश्चन सेकंड है, वैदेशिक सेवा में स्थानांतरण पर कर्मचारी को वेतन कौन सी निधि से दिया जाता है। मतलब कोई फॉरेन सर्विस में किसी का ट्रांसफ़र कर देते हैं, डेपुटेशन पर लगा देते हैं, तो उसको जो उसकी सैलरी मिलेगी वो कौन से फंड से मिलेगी। तो यहाँ आंसर जो आएगा वो ऑप्शन ब आएगा, संबंधित संस्थान की निधि से। मतलब जिस भी संस्थान में उसको लगाएंगे डेपुटेशन पे, उसकी जो भी फंड होगा उससे ही उसको सैलरी और भत्ते मिलते हैं। फिर क्वेश्चन थर्ड है, राज्य कर्मचारी को वैदेशिक सेवा में कौन से संस्थान में प्रतिनियुक्ति पर भेजा जा सकता है। मतलब फॉरेन सर्विस में कौन से संस्थान में डेपुटेशन पर कर्मचारी को लगा सकते हैं। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन से आएगा, केंद्र सरकार, अन्य राज्य सरकार अथवा सरकार के विभागों जो सार्वजनिक हित का कार्य करते हैं। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में, अन्य स्टेट गवर्नमेंट में, या फिर जो गवर्नमेंट के विभाग हैं जो सार्वजनिक हित का कार्य करते हैं, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट का काम करते हैं, उनमें किसी में भी प्रतिनियुक्ति पर लगा सकते हैं। फिर क्वेश्चन फोर्थ है, वैदेशिक सेवा में स्थानांतरित कर्मचारी को स्थानांतरण आदेश की प्रति किसको भिजवाई जाएगी। मतलब फॉरेन सर्विस में किसी को ट्रांसफ़र कर देंगे कर्मचारी को, तो उसका जो ट्रांसफ़र ऑर्डर होएगा उसकी प्रति, मतलब उसकी कॉपी किसको भिजवाई जानी जरूरी है। तो यहाँ आंसर आएगा ऑप्शन है, महालेखाकार को, मतलब एजी को भिजवानी जरूरी होती है, एडवोकेट जनरल को। फिर क्वेश्चन फिफ्थ है, वैदेशिक नियोजन में कर्मचारी को प्रतिनियुक्ति पर भेजने पर प्रपत्र ए की सूचना कौन एवं किसको देना अनिवार्य होता है। मतलब किसी फॉरेन सर्विस में कर्मचारी को डेपुटेशन पर लगा देते हैं तो प्रपत्र ए होगा, उसकी सूचना जो होगी उसमें जो इन्फॉर्मेशन आती है वो कौन देगा और किसको देगा, ये किसके लिए कंपलसरी है देना। तो यहाँ आंसर जो आएगा वो ऑप्शन ब आएगा, पैतृक विभाग महालेखाकार को। मतलब जो पैटर्नल डिपार्टमेंट है उसका, जिस डिपार्टमेंट में उसको लगा रखा है, मूल विभाग जो उसका है, वो एजी को, मतलब महालेखाकार को प्रपत्र ए की सूचना देता है, जिसमें वो उसका नाम, पता, जो प्रथम नियुक्ति की दिनांक है, जन्म दिनांक है उसकी, कब उसका ये ट्रांसफ़र ऑर्डर हुआ है वगैरह वगैरह, और ट्रांसफ़र ऑर्डर की कॉपी लगा के वो भिजवाता है। फिर क्वेश्चन सिक्स्थ है, वैदेशिक नियोजन में कर्मचारी को प्रतिनियुक्ति पर भेजने पर प्रपत्र ब की सूचना कौन एवं किसको भेजता है। अभी तक अपन ने बात की थी कि ए की सूचना कौन भेजता है प्रपत्र की, तो अब प्रपत्र ब की सूचना कौन देगा। तो यहाँ आंसर जो आएगा वो ऑप्शन ए आएगा, वैदेशिक नियोक्ता महालेखाकार को। मतलब जो फॉरेन एम्प्लॉयर होगा, जहाँ पर जिस डिपार्टमेंट में उसको लगा रहे हैं डेपुटेशन पे, उसका जो नियोक्ता होगा वो भेजेगा महालेखाकार को, मतलब एजी को वो भेजेगा। वो क्या भेजेगा, वही नाम, पता, उसकी क्या जन्म दिनांक है, कब वो उसने ज्वाइन किया है, और उसके ज्वाइनिंग जो ऑर्डर होंगे और जो भी है सारी वो कॉपी लगा के उसकी वो प्रपत्र ब की में सूचना भरकर भिजवाता है। फिर क्वेश्चन सेवंथ है, नियम 143 अनुसार अवकाश काल में वैदेशिक सेवा में राज्य कर्मचारी का स्थानांतरण होने पर आदेश की तारीख से कर्मचारी पर क्या प्रावधान लागू है। मतलब नियम 143 के अनुसार जो अवकाश काल में कोई चल रहा हो, मतलब कोई अवकाश पर चल रहा हो और उसको वैदेशिक सेवा में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, उसको डेपुटेशन पे लगा दिया जाता है, तो आदेश जिस दिन होंगे ट्रांसफ़र के, उस दिन से उस पर क्या प्रावधान लागू हो जाएंगे, क्या प्रोविज़न लागू होंगे। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन ब आएगा, अवकाश पर रहना एवं अवकाश वेतन प्राप्त करना बंद करे। मतलब जिस दिन उसके ट्रांसफ़र ऑर्डर हो जाएंगे उस दिन उसको ड्यूटी पर आना होगा, मतलब अवकाश खत्म करके और ड्यूटी ज्वाइन करनी पड़ेगी और उसके अवकाश वेतन मिलना बंद हो जाएगा। फिर क्वेश्चन 8 है, वैदेशिक सेवा में व्यतीत अवधि मानी जाती है। मतलब जो फॉरेन सर्विस में किसी को लगाया जाता है तो उसकी जो ड्यूटी होगी, जो वो टाइम वहाँ व्यतीत करेगा, उस अवधि को क्या माना जाता है। तो यहाँ आंसर जो आएगा द आएगा, उपरोक्त सभी। क्या क्या, पेंशन योग्य अवधि, पदोन्नति के लिए मान्य अवधि और सेवा अवधि। मतलब पेंशन योग्य अवधि मानते हैं, पेंशन के लिए जो गणना करेंगे अवधि की, सेवा अवधि की, तो उसमें इसको काउंट करेंगे। पदोन्नति के लिए मान्य अवधि है, मतलब जो आपका प्रमोशन करेंगे उसके लिए भी ये काउंट होएगी सर्विस, और सेवा अवधि तो है, ड्यूटी अवधि तो है, मतलब ड्यूटी का पार्ट तो इसको मानेंगे। फिर क्वेश्चन 9 है, वैदेशिक सेवा में राज्य कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति होने पर वैदेशिक नियोजक से वेतन किस दिन से प्राप्त करेगा। मतलब किसी भी फॉरेन सर्विस में कर्मचारी की डेपुटेशन पे लगा देते हैं तो वो फॉरेन जो एम्प्लॉयर होगा, वैदेशिक नियोजक होगा, उससे कब, किस दिनांक से वो सैलरी प्राप्त करेगा, मतलब वेतन भत्ते किस दिन से उसको मिलने स्टार्ट होंगे। तो यहाँ आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन ब, राज्य सेवा से कार्यभार स्थानांतरण होने की दिनांक से। मतलब जिस दिन उसका जो कार्यभार है, जो उसको वर्क चार्ज है, वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, किसी और कर्मचारी को उसका हस्तांतरण हो जाएगा, उस दिन से ही उसको ये मान लिया जाएगा कि
वो वैदेशिक सेवा में आ गया है और उसको वेतन भत्ते वैदेशिक नियोजक से ही मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन 10th है, वैदेशिक सेवा में प्रतिनियुक्ति की शर्तें कौन से नियम में निर्धारित है, मतलब जो डेपुटेशन की जो कंडीशंस है वो कौन से नियम में दे रखी है RSR के, तो वो ऑप्शन ब आएगा नियम 144A, मतलब 144A में प्रतिनियुक्ति की शर्तें निर्धारित है। फिर क्वेश्चन 11 है, राज्य कर्मचारी को वैदेशिक सेवा में प्रतिनियुक्ति पर वेतन एवं भत्तों के अतिरिक्त कौन सा भत्ता दिया जाता है तथा वर्तमान में कितनी प्रतिशत निर्धारित है, मतलब जो फॉरेन सर्विस में लगाएंगे डेपुटेशन पे किसी भी कर्मचारी को, तो उसको वेतन एवं भत्ते जो मिलेंगे उसके अलावा और कौन सा भत्ता दिया जाएगा। जो राज्य कर्मचारी को वेतन भत्ते मिल रहे हैं उसके अलावा फॉरेन सर्विस में जाने पर उसको कौन सा एक्स्ट्रा भत्ता मिलता है और उसकी क्या दर है, मतलब कितनी प्रतिशत उसको वो मिलेगा। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन द आएगा। क्या है, प्रतिनियुक्ति भत्ता मूल वेतन का 2.5% या 600 रुपये जो भी कम हो प्रति माह, मतलब डेपुटेशन अलाउंस जो अपन ने बात की थी उसको डेपुटेशन अलाउंस मिलता है, वो किसका मिलेगा, वो जो बेसिक पे है उसकी मूल वेतन है उसका 2.5% या 600 रुपये जो भी कम हो वो प्रति माह उसको मिलते हैं। फिर क्वेश्चन 12 है, वैदेशिक सेवा में प्रतिनियुक्ति पर प्रतिनियुक्ति भत्ता किस पर दिया जाता है, मतलब डेपुटेशन में डेपुटेशन अलाउंस कौन सी अमाउंट पर देंगे, तो ये अपन ने बात कर ली। ऑप्शन ए आएगा मूल वेतन पर, मतलब उसकी बेसिक पे होगी जो मूल वेतन होगा उस पर उसको मिलता है डेपुटेशन अलाउंस। फिर क्वेश्चन 13 है, प्रतिनियुक्ति भत्ते की गणना के लिए मूल वेतन कौन से नियोजक का माना जाएगा। तो अब बात करते हैं अपन मूल वेतन, ये तो कह लिया अपन ने कि प्रतिनियुक्ति भत्ता मूल वेतन का 2.5% मिलेगा, लेकिन अब ये मूल वेतन किसका माना जाएगा, कौन से डिपार्टमेंट का अपन उसको मानेंगे। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन ए आएगा, पैतृक विभाग, जो पैटर्नल डिपार्टमेंट है जहाँ से उसका प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है, जहाँ से उसका ट्रांसफ़र हुआ है प्रतिनियुक्ति पर, तो उस विभाग में जो उसका मूल वेतन होगा उसके हिसाब से इसकी गणना की जाएगी। फिर क्वेश्चन 14 है, प्रतिनियुक्ति की शर्तानुसार वैदेशिक सेवा में नियुक्त कर्मचारी को देय वेतन में पैतृक विभाग के वेतन भत्ते के कौन से भाग को सम्मिलित नहीं किया जाता है, मतलब प्रतिनियुक्ति की जो शर्तें हैं, जो कंडीशंस है, उसके हिसाब से जो प्रतिनियुक्ति में जो कर्मचारी लगा हुआ है उसको जो वेतन मिलेगा उसके पैतृक विभाग के वेतन भत्ते के कौन से भाग को शामिल नहीं किया जाएगा, मतलब जो उसको पैटर्नल डिपार्टमेंट में जो उसको वेतन भत्ते मिल रहे थे उनमें से कौन से पार्ट को उसमें शामिल नहीं करेंगे अपन। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन से आएगा, विशेष वेतन जो स्पेशल पे उसको मिल रही होगी वो यहाँ नहीं मिलेगी, वो इसमें शामिल नहीं होती है। फिर क्वेश्चन 15 अपना, वैदेशिक सेवा में प्रतिनियुक्ति पर मकान किराया भत्ता राज्य कर्मचारी ले सकता है, मतलब हाउस रेंट अलाउंस जो उसको मिलेगा, जो किराया मकान किराया भत्ता जो कर्मचारी को मिलेगा प्रतिनियुक्ति पर, वो कर्मचारी किस हिसाब से ले सकता है, किस रेट पर ले सकता है। तो यहाँ आंसर जो आएगा वो ऑप्शन से आएगा, दोनों स्थानों में जहाँ लाभदायक हो, मतलब जो राज्य सरकार में और वैदेशिक जो नियोक्ता होगा जिसके पास ये लगा हुआ है डेपुटेशन पे, वहाँ पर दोनों में स्थानों में से जो ज़्यादा लाभदायक होगा, जहाँ ज़्यादा उसको फ़ायदा होगा, उन दोनों में से कोई सा भी वो ले सकता है। फिर क्वेश्चन 16 है, वैदेशिक सेवा में प्रतिनियुक्ति पर अन्य भत्ते दोनों में से जहाँ का लाभदायक होता है ले सकते हैं, निम्न में से कौन सा भत्ता पैतृक विभाग की दर के अनुसार ही दिया जाएगा, मतलब फॉरेन सर्विस में जो डेपुटेशन पे लगे होंगे उसको सारे जो भी अलाउंस होंगे वो दोनों विभागों में, मतलब वैदेशिक विभाग और जो उसका पैतृक विभाग है दोनों में से जिसमें ज़्यादा लाभदायक होगा वो ले सकता है। लेकिन कौन सा भत्ता है जो उसको पैतृक विभाग मतलब पैटर्नल डिपार्टमेंट जो है जहाँ से वो आया है उसी की दर के हिसाब से उसको पेमेंट किया जाता है। तो यहाँ जो आपको मैं बता देता हूँ, वेतन और जो महंगाई भत्ता होगा जो डियरनेस अलाउंस वो पैतृक विभाग के अनुसार दिया जाएगा। तो यहाँ आंसर जो आएगा द आएगा, महंगाई भत्ता। बाकी जो और अन्य भत्ते होंगे वो दोनों में से विभागों में से जो ज़्यादा लाभदायक होगा वो ले सकते हैं वो। फिर क्वेश्चन 17 है, वैदेशिक सेवा में प्रतिनियुक्ति पर मकान किराया भत्ता राज्य कर्मचारी ले सकता है। तो ये अपन ने अभी बात कर ली कि वही मकान किराया भत्ता है या जो भी और अन्य भत्ते हैं वो किस हिसाब से ले सकते हैं। तो आंसर सही आएगा, वापस वही दोनों स्थानों में जहां लाभदायक हो। फिर क्वेश्चन 18 है, राज्य कर्मचारी के वैदेशिक सेवा में प्रतिनियुक्ति पर जाने पर कार्यकरण काल तथा वापस सेवा में आने पर कार्यकरण काल किसके द्वारा दिया जाएगा। मतलब किसी को भी डेपुटेशन पे लगा देते हैं फॉरेन सर्विस में, तो जो वहाँ पर जाने तक का जो है और वहाँ से वापस लौट के आने में राज्य सरकार में जो कार्यकरण काल दिया जाएगा, जो ज्वाइनिंग टाइम वो लेगा, उसके ज्वाइनिंग टाइम का जो भी पीरियड होगा वो किसके द्वारा वहन किया जाएगा, कौन देगा इसको। तो यहाँ आंसर जो आएगा वो ऑप्शन द आएगा, आने और जाने का वैदेशिक नियोक्ता द्वारा दिया जाएगा। मतलब आने और जाने का जो भी कार्यकरण काल होगा वो वैदेशिक नियोक्ता भुगतेगा, वो उसके द्वारा ही उसको अलाउ किया जाता है। फिर क्वेश्चन 19 है, प्रतिनियुक्ति पर कार्यकरण काल की देयता की शर्तें किस नियम में हैं। मतलब जो ज्वाइनिंग के लिए जो भी ये देयता होगी किस हिसाब से उसको मिलेगा, इसकी कंडीशंस किस नियम में दे रखी है। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन ब आएगा, 144A में, नियम 144A में उसकी कंडीशंस है। फिर क्वेश्चन 20 है, प्रतिनियुक्ति पर वैदेशिक सेवा में स्थानांतरण की शर्तों के अनुसार अवकाश एवं पेंशन अंशदान की दर के लिए नियम किसके
लागू होंगे। मतलब किसी को भी फॉरेन सर्विस में डेपुटेशन पे लगा देते हैं तो उसका जो ट्रांसफ़र वहाँ कर देंगे तो उसकी शर्तें जो हैं उसके हिसाब से अवकाश और पेंशन अंशदान की दर के लिए नियम किसके लागू होंगे। मतलब जो इसके लिए जो अवकाश है, जो उसको लीव वगैरह मिलेगी या पेंशन अंशदान जो रहेगा वो क्या दर रहेगी उसकी, तो इसके लिए क्या नियम होंगे, वो कौन से विभाग के उस पर लागू होंगे। तो यहाँ आंसर ब आएगा, पैतृक विभाग के जो पैटर्नल डिपार्टमेंट में उसके नियम चल रहे होंगे वही नियम यहाँ लागू होंगे उस पर। फिर क्वेश्चन 21 है, प्रतिनियुक्ति पर राज्य कर्मचारी बोनस, अनुग्रह राशि और प्रतिनियुक्ति भत्ते में से क्या विकल्प ले सकता है। मतलब कर्मचारी बोनस होगा, जो उसकी एक्स ग्रेसिया अमाउंट होगी या जो डेपुटेशन अलाउंस होगा, इनमें से क्या विकल्प ले सकता है, क्या क्या वो चूज कर सकता है। तो यहाँ आंसर जो आएगा वो ऑप्शन ए आएगा, प्रतिनियुक्ति भत्ता लेने पर सरकार द्वारा घोषित बोनस। मतलब उसको बोनस तो मिलेगा ही, अब वो चाहे तो प्रतिनियुक्ति भत्ता या अनुग्रह राशि में से किसी एक विकल्प को चुन सकता है। तो यहाँ और दूसरे ऑप्शन उसके नहीं बैठेंगे, वह ऑप्शन ए ही रहेगा कि अगर वो प्रतिनियुक्ति भत्ता को चूज करता है तो उसको एक्स ग्रेसिया राशि मतलब अनुग्रह राशि नहीं मिलेगी, साथ में उसको बोनस मिल जाएगा। फिर क्वेश्चन 22 है, प्रतिनियुक्ति पर राज्य कर्मचारी के वैदेशिक नियोक्ता के घोषित अनुग्रह राशि लेने का विकल्प देता है तो उससे कौन सी राशि की वसूल की जाएगी। तो मतलब अपने अभी बात कर ली कि बोनस के साथ वो या तो चाहे तो प्रतिनियुक्ति भत्ता ले ले, चाहे तो नियोक्ता के द्वारा घोषित अनुग्रह राशि ले ले, दोनों में से एक ही ले सकता है। तो यहाँ आंसर जो आएगा वो ऑप्शन ए आएगा, प्रतिनियुक्ति भत्ते की मतलब डेपुटेशन अलाउंस की उससे रिकवरी की जाएगी। तो अपन ने पहले बात की थी कि बोनस मिलेगा, बोनस जब वो लेता है तो वो या तो अनुग्रह राशि ले लेगा उसके साथ या प्रतिनियुक्ति भत्ता एक ही ले सकता है। तो अगर उसने अनुग्रह राशि लेने का विकल्प लिया है तो उसको जो प्रतिनियुक्ति भत्ता मिला है, डेपुटेशन अलाउंस मिला है, उसकी रिकवरी होगी, उसको वापस जमा कराना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन 23 है, प्रतिनियुक्ति की अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है। मतलब डेपुटेशन पे कितनी मैक्सिमम कितने टाइम पीरियड के लिए लगाया जा सकता है, कितनी अवधि निर्धारित है उसके लिए। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन ए आएगा, 4 साल है। मतलब मैक्सिमम 4 साल के लिए डेपुटेशन पे लगा सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं लेकिन उसके लिए परमिशन की जरूरत पड़ेगी। फिर क्वेश्चन 24 है, प्रतिनियुक्ति की अधिकतम निर्धारित अवधि में 1 वर्ष की वृद्धि कौन कर सकता है। मतलब 4 साल मैक्सिमम जो टाइम पीरियड है, उसके बाद भी कोई 1 साल और बढ़ाना चाहे, मतलब 5 साल तक की डेपुटेशन करना चाहे, तो इसके लिए किसकी परमिशन की आवश्यकता होगी। तो यहाँ प्रशासनिक विभाग, संबंधित प्रशासनिक विभाग जो भी होगा, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होगा, उसकी परमिशन की आवश्यकता होती है। और 5 साल से ज़्यादा करने के लिए वित्त विभाग की आवश्यकता होती है। तो ये क्वेश्चन 25 में क्लियर हो जाएगा। प्रतिनियुक्ति की अधिकतम निर्धारित अवधि में 1 वर्ष से ज़्यादा की वृद्धि कौन कर सकता है। अभी बात की थी अपन ने 1 साल की वृद्धि कौन कर सकता है, अब बात है 1 साल से ज़्यादा की वृद्धि कौन कर सकता है। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन से आएगा, वित्त विभाग। मतलब अपन ने पहले बात कर ली, 1 साल तक की तो परमिशन जो देगा वो प्रशासनिक विभाग देगा, और 1 साल से ज़्यादा अगर उसको परमिशन चाहिए डेपुटेशन में वृद्धि की तो वो वित्त विभाग यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट देता है। फिर क्वेश्चन 26 है, प्रतिनियुक्ति भत्ता अधिकतम कितनी अवधि तक स्वीकृत किया जा सकता है। मतलब मैक्सिमम कितनी अवधि तक अपन उसको बढ़ा सकते हैं, मैक्सिमम क्या अवधि है। तो ये अपन ने पहले ही बात कर ली, जो मैक्सिमम अवधि जो है वो 4 साल है इसके लिए। बाकी चाहो तो आप उसमें वृद्धि करवा सकते हो, लेकिन एक बार में जो स्वीकृति होएगी वो 4 साल की होएगी, उसके बाद तो उसमें वृद्धि होती है। फिर क्वेश्चन 27 है, यदि कर्मचारी किसी संस्थान में प्रतिनियुक्ति पर 4 वर्ष पूर्ण कर पुनः राज्य सेवा में लौट आता है तो उसे पुनः प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए न्यूनतम कितने वर्ष की राज्य सेवा करनी होगी। मतलब कोई कर्मचारी डेपुटेशन पे 4 साल रह गया और वो वापस राज्य सेवा में आ जाता है, मतलब डेपुटेशन से कार्य मुक्त होकर, रिलीव होकर वापस राज्य सेवा में ज्वाइन कर लेता है, तो उसे कितनी साल की वापस सेवा करनी होगी राज्य सेवा में, कितने समय तक उसको रुकना होगा कि वो वापस प्रतिनियुक्ति पर जा सके। तो इसके संबंध में क्या नियम है, तो ये 1 साल उसको कम से कम यहाँ राज्य सेवा में रहना पड़ेगा, यहाँ उसको सेवा देनी पड़ेगी 1 साल की, उसके बाद वो पुनः प्रतिनियुक्ति पर मतलब डेपुटेशन पर जा सकता है। मतलब 2 प्रतिनियुक्तियों के बीच में 1 साल का गैप जरूरी है। फिर क्वेश्चन 28 है, भारत सरकार की IB CBI में प्रतिनियुक्ति पर प्रतिनियुक्ति भत्ते सहित अधिकतम अवधि कितनी होगी तथा इसमें कितने वर्ष की वृद्धि बिना वित्त विभाग की सहमति से की जा सकती है। मतलब IB और CBI में किसी को डेपुटेशन पर लगाते हैं तो डेपुटेशन अलाउंस के साथ कितनी मैक्सिमम अवधि होगी और उसमें बिना फाइनेंस डिपार्टमेंट की परमिशन के वृद्धि कर सकते हैं, कब तक उसको बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ आंसर जो आएगा वो ऑप्शन से आएगा, 5 वर्ष तथा 2 वर्ष। मतलब 5 साल तक उसको मैक्सिमम अवधि है प्रतिनियुक्ति भत्ते सहित उसको लगा सकते हैं, उसके बाद 2 साल तक और बढ़ा सकते हैं उसको बिना फाइनेंस डिपार्टमेंट की परमिशन लिए बिना। फिर क्वेश्चन 29 है, कौन से संस्थान में प्रतिनियुक्ति पर जाने पर प्रतिनियुक्ति भत्ते की तथा अन्य शर्तें लागू नहीं होगी, अर्थात राज्य सेवा के समान ही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे। मतलब कौन से संस्थान में अगर डेपुटेशन पर लगाते हैं तो उसको न तो डेपुटेशन अलाउंस मिलेगा, न कोई और वहाँ की शर्तें लागू होएगी उस पर। मतलब राज्य सेवा के समान ही उसको वेतन मतलब
सैलरी और अलाउंस से जो भत्ते होंगे वो सारे राज्य सेवा के हिसाब से मिलेंगे, अलग से कुछ भी उसको नहीं मिलता है। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन द आएगा। जिला परिषद में प्रतिनियुक्ति, पंचायत समिति में प्रतिनियुक्ति, सहकारिता विभाग के कर्मचारी सहकारी संस्था राज्य में पंजीकृत में लगाए जाने पर, मतलब किसी भी जिला परिषद में उसको लगा देते हैं या पंचायत समिति में लगा देते हैं या सहकारिता विभाग के जो कर्मचारी उनको सहकारी संस्था में लगा देते हैं जो राज्य में पंजीकृत हो, रजिस्टर्ड हो, तो इन संस्थानों में लगाने पर उसको राज्य सेवा के नियमों के अनुसार ही वेतन भत्ते मिलेंगे और पैतृक विभाग के हिसाब से ही उसको मिलेंगे। बाकी इनके हिसाब से अगर उनको कोई और भत्ते और कोई शर्तें लगती है तो वो लागू नहीं होएगी उस पर। फिर क्वेश्चन 30 है, राज्य कर्मचारी के पेंशन अनुदान की राशि को राज्य की कौन सी निधि में जमा कराया जाता है तथा कौन से नियम में इसका प्रावधान है। मतलब जो पेंशन अनुदान बनेगा, जो पेंशन कंट्रीब्यूशन बनेगा, उस राशि को कौन सी फंड में जमा कराएंगे और इसका कौन से नियम में प्रावधान है, कहाँ प्रोविजन दे रखा है। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन बी आएगा, संचित निधि नियम 145। तो नियम 145 में बता रखा है कि जो राज्य के कर्मचारी होंगे जो वैदेशिक सेवा में लगे होंगे तो उनका पेंशन जो अनुदान होगा वो अमाउंट राज्य की संचित निधि में जमा कराया जाना जरूरी है। फिर क्वेश्चन 31 है, यदि वैदेशिक नियोक्ता द्वारा पेंशन चुकाने की सहमति नहीं दे तो अंशदान कौन वहन करेगा। मतलब जो फॉरेन एम्प्लॉयर है, जो वैदेशिक नियोक्ता है, वो ये कह दे कि भाई जो पेंशन अंशदान बनता है वो तो मैं सरकार में जमा नहीं कराऊंगा, तो ये जो अंशदान जो बनेगा ये कौन बियर करेगा, कौन वहन करेगा, किसको ये जमा कराना आवश्यक होगा। तो ये आंसर आएगा कर्मचारी, मतलब जो एम्प्लॉय जिसको वहाँ पर डेपुटेशन पर लगाएंगे उसकी जिम्मेदारी बनेगी कि वो पेंशन अंशदान सरकार में जमा कराए। फिर क्वेश्चन 32 है, पेंशन अंशदान की वर्तमान दर कितनी है तथा इसकी गणना किस राशि पर की जाती है। मतलब जो पेंशन कंट्रीब्यूशन की जो रेट है किस अमाउंट से वो अंशदान की कटौती होएगी और इसकी गणना किस राशि पर होएगी, कौन सी राशि पर इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन बी आएगा, 10% मूल वेतन एवं महंगाई भत्ता पर। मतलब 10% की वो वर्तमान दर है जो पेंशन कंट्रीब्यूशन लगेगा और ये किस पर कैलकुलेट होएगा। तो ये मूल वेतन मतलब बेसिक पे और जो डियरनेस अलाउंस मतलब महंगाई भत्ता दोनों के अमाउंट मिलाकर 10% रहता है। फिर क्वेश्चन 33 है, एक कर्मचारी दिनांक 14/2/2012 को वैदेशिक सेवा में प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाता है परंतु वह दिनांक 20/2/2012 को कार्य ग्रहण करता है। उसका वित्तीय वर्ष 2012-13 की अवधि का पेंशन अंशदान कितने माह का जमा कराना होगा। मतलब 14 फरवरी 2012 को उसको प्रतिनियुक्ति पर डेपुटेशन पर लगाते हैं और वो 20 फरवरी 2012 को वहाँ ज्वाइन करता है। तो जो फाइनेंस ईयर होगा जो वो 2012-13 का, उस अवधि के लिए उसका जो पेंशन कंट्रीब्यूशन होगा वो कितने महीने का उसको जमा कराना होगा, कितने महीने का कंट्रीब्यूशन जमा होएगा सरकार में। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन बी आएगा। बी क्यों, 2 माह क्यों आएगा, जबकि अपन ने पढ़ा था कि भाई 15 दिन से कम की सेवा को जो होगा वो पेंशन कंट्रीब्यूशन के लिए काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ 15 दिन से ज़्यादा बैठ रही है दिन, क्यों, क्योंकि जिस दिन उसका प्रतिनियुक्ति पर उसका ट्रांसफ़र ऑर्डर हो जाता है, उसका कार्यभार स्थानांतरित हो जाता है, उस दिन से ही वो वैदेशिक सेवा में माना जाता है। तो 14 फरवरी को ही उसको प्रतिनियुक्ति पर भेज दिया गया था, चाहे उसने ज्वाइन बाद में किया हो तो वो 14 फरवरी से प्रतिनियुक्ति पर माना जाएगा। तो 14 फरवरी 15 दिन से ज़्यादा, 14 फरवरी में जो डेज हो गए वो 15 दिन से ज़्यादा हो गए, तो वो महीना भी काउंट हो गया, फरवरी और मार्च। इस हिसाब से 2 महीने का कॉन्ट्रीब्यूशन पूर्ण माह 2 माने जाएंगे और कॉन्ट्रीब्यूशन 2 माह का जमा होएगा। फिर क्वेश्चन 34 है, पेंशन अंशदान के लिए 1 माह के लिए की गई सेवा को पेंशन अंशदान की गणना के लिए माह में शामिल नहीं माना जाता। वही अपन ने बात करी कि जो पेंशन कंट्रीब्यूशन की अपन कैलकुलेशन करेंगे उसमें माह में कितनी अवधि को अपन शामिल नहीं करते हैं माह की कैलकुलेशन। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन ए आएगा, 15 दिन तक। मतलब 15 दिन तक की जो सेवा होगी उसको अपन शामिल नहीं करते हैं, 15 दिन से ज़्यादा की सेवा को ही पूर्ण माह का मानते हुए उसका कॉन्ट्रीब्यूशन जमा होता है। फिर क्वेश्चन 35 है, केंद्र एवं राज्य सरकारों में आपस में प्रतिनियुक्ति पर जाने पर अवकाश वेतन किसके द्वारा वहन किया जाएगा। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या अन्य स्टेट गवर्नमेंट में किसी को प्रतिनियुक्ति पर आपस में लगा देते हैं तो जो अवकाश वेतन मिलेगा वो कौन वहन करेगा, कौन उसको वेतन देगा अवकाश का, मतलब जब वो अवकाश पर जाएगा। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन बी आएगा, पैतृक विभाग। मतलब उसको डेपुटेशन पे लगा भी दिया है तो भी उसका जो अवकाश की जो वेतन होएगा जो उसको मिलेगा वो पैतृक विभाग से, पैटर्नल डिपार्टमेंट से मिलेगा जहाँ से वो आया है। फिर क्वेश्चन 36 है, पेंशन अनुदान राज्य सरकार छोड़ सकती है अथवा उसमें छूट दे सकती है, कौन से नियम में प्रावधान है। तो मतलब जो भी कर्मचारी का जो पेंशन कंट्रीब्यूशन बनेगा वो चाहे तो सरकार उसको छोड़ सकती है, पूरा अमाउंट छोड़ दे या उसमें छूट दे दे 10% 20% की, भाई कम जमा करा दो। तो ये इसके बारे में कौन से नियम में प्रावधान है, प्रोविजन कौन से नियम में, तो नियम 148 में इसके बारे में प्रावधान कर रखा है सरकार ने। फिर क्वेश्चन 37 है, राजस्थान के राज्यपाल द्वारा किस देश के अधीन प्रतिनियुक्त कार्मिकों का पेंशन अंशदान की वसूली को समाप्त किया गया है। मतलब पेंशन अंशदान जमा कराना जरूरी नहीं होगा, किस देश में प्रतिनियुक्त कार्मिकों के लिए ये राज्यपाल ने किया हुआ है
तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन बी आएगा भूटान। मतलब भूटान में जो कार्मिक प्रतिनियुक्ति पर लगे होंगे, जो डेपुटेशन पे लगे होंगे, उनका पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन जमा कराना जरूरी नहीं होगा। फिर क्वेश्चन 38 है, यदि कर्मचारी निरंतर 4 वर्ष वैदेशिक सेवा में रहता है तो प्रत्येक वर्ष की सेवा का पेंशन अनुदान कब तक जमा कराना होगा। मतलब 4 साल तक वो पूरा डेपुटेशन पे रह गया कर्मचारी, तो जो प्रत्येक साल की सेवा का पेंशन अनुदान होगा वो कब तक उसको जमा कराना आवश्यक होगा। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन ए आएगा प्रत्येक वर्ष की सेवा का 30 अप्रैल तक। अपन ने बात की थी कि 30 दिन या तो वो बीच में छोड़ के जाता है तो जिस दिन उसका ट्रांसफ़र हो जाएगा उस दिन से 30 दिन में जमा कराना होगा, और अगर वो पूरे साल रहता है तो जो साल ख़त्म हो गया उसके 30 दिन के अंदर अंदर उसको जो पेंशन अनुदान है वो सरकार में जमा कराना आवश्यक होगा। तो यहाँ जो प्रत्येक वर्ष जो होगा, जो वित्तीय वर्ष जो समाप्त होएगा उसकी समाप्ति के 30 दिन में, मतलब 30 अप्रैल तक वित्तीय वर्ष अपना 31 मार्च को खत्म होता है तो उससे 30 दिन काउंट करेंगे तो 30 अप्रैल बैठता है। तो हर साल की सेवा के लिए 30 अप्रैल को उसका पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन सरकार में जमा हो जाना चाहिए, वरना उसमें ब्याज लगता है। फिर क्वेश्चन 39 है, एक राज्य कर्मचारी को कितने वर्ष तक की सेवा पर ही स्थायी रूप से सरकार के नियंत्रण वाले निकाय में अंतर्लीन किया जा सकता है। मतलब कितनी साल की सेवा हो जाएगी कर्मचारी की तो उसको परमानेंट किसी सरकार के कंट्रोल वाले निकाय में उसको लगाया जा सकता है परमानेंटली, मतलब उसमें ही एब्जॉर्ब किया जा सकता है। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन बी आएगा 25 वर्ष या कम सेवा वाले को, मतलब 25 साल या उससे कम की जो सेवा वाले कर्मचारी होंगे उन्हीं को ही नियंत्रण, सरकार के नियंत्रण वाले निकाय में अंतर्लीन, मतलब परमानेंटली उसको लगाया जा सकता है, एब्जॉर्ब किया जा सकता है मतलब। फिर क्वेश्चन 40 है, वैदेशिक सेवा में प्रतिनियुक्ति पर पेंशन अनुदान की बकाया राशि पर ब्याज की दर क्या निर्धारित है। मतलब कोई प्रतिनियुक्ति पर गया और पेंशन अनुदान जमा नहीं कराता है या कम जमा कराता है तो जो बकाया राशि है उस पर ब्याज लगता है। तो ब्याज की क्या रेट है, तो यहाँ आंसर जो है ऑप्शन से आएगा 1% प्रति माह, मतलब 1% पर मंथ उस पर ब्याज लगेगा जो बकाया राशि है उस पर। फिर क्वेश्चन 41 है, राज्य कर्मचारी वैदेशिक सेवा नियोजक की सेवा के दौरान प्रतिनियुक्ति पर रहते हुए कौन सा परिलाभ प्राप्त नहीं कर सकता है। मतलब वैदेशिक नियोजक के यहाँ वो लग रहा है, डेपुटेशन पे वो लग रहा है प्रतिनियुक्ति पर, तो कौन सा परिलाभ उसको जो है वो परक्यूसिट जो है उसको लाभ नहीं मिलेगा। तो यहाँ आंसर जो आएगा वो ऑप्शन बी आएगा पेंशन एवं ग्रेच्युटी का नगद भुगतान। मतलब उसको पेंशन एवं ग्रेच्युटी का नगद भुगतान उसको नहीं मिलेगा, वो वहाँ के हिसाब से ही मिलेगा, पैतृक विभाग के हिसाब से ही। फिर क्वेश्चन 42 है, एक राज्य कर्मचारी वैदेशिक सेवा में प्रतिनियुक्ति पर है और उसे स्थानापन्न पदोन्नति मूल विभाग में दी जाती है तो वैदेशिक सेवा में उसके पदोन्नति लाभ किस दिनांक से प्रभावी होंगे। मतलब किसी फॉरेन सर्विस में किसी को डेपुटेशन पे लगा रखा है और उसके जो मूल विभाग है उसमें उसको प्रमोशन मिला हुआ है, प्रमोशन मिला है, तो उसके जो प्रमोशन का लाभ होगा वो वैदेशिक सेवा में कब से लागू होएगा, कब से उसको उसका लाभ मिलेगा। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन बी आएगा पदोन्नत दिनांक से वैदेशिक सेवा में भी लाभ मिलेगा। मतलब जिस दिन उसका पदोन्नति होगी, उस प्रमोशन होएगा, वो जिस दिन ऑर्डर हुए हैं, जिस दिन से उसको लागू किया है पदोन्नति को, उस दिन से उसको फॉरेन सर्विस में भी लाभ मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसको मूल विभाग में आके ज्वाइन करने पर ही उसको लाभ मिलेगा, उसी दिन से उसको वैदेशिक सेवा में लाभ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन 43 है, एक राज्य कर्मचारी को पंचायत समिति में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया, दिनांक 15 मई 2021 को अपना कार्यभार देकर कार्यमुक्त होकर दिनांक 21 मई 2021 को राज्य सेवा के पद पर कार्य ग्रहण करता है तो उसकी राज्य सेवा में लौटने की तारीख मानी जाएगी। मतलब किसी पंचायत समिति में कोई प्रतिनियुक्ति पर लगा हुआ था और वो 15 मई 2021 को अपना कार्यभार देकर कार्यमुक्त हो जाता है, मतलब किसी और को अपना वर्क चार्ज दे देता है और 21 मई को वो राज्य सेवा में अपनी ज्वाइनिंग करता है। तो राज्य सेवा में लौटने की तारीख क्या मानेंगे, कब से मानेंगे कि उसने उसकी डेपुटेशन समाप्त होकर वो उसने राज्य सेवा में ज्वाइन कर लिया है। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन से आएगा 16 मई 2021। 16 मई को क्यों होएगा, क्योंकि 15 मई को तो उसने कार्यभार दिया है, तो जिस दिन वो छोड़ के चला जाता है उसके अगले दिन से उसको काउंट होएगा। मतलब उसने मध्याह्न पश्चात कार्य मुक्त हुआ होगा तो उसको 16 मई उसकी काउंट होएगी जिस दिन वो छोड़ देता है। बाकी अपन जो प्रतिनियुक्ति की जो शर्तें हैं उसमें अपन पढ़ते हैं तो उसमें ये है कि जिस दिन वो सरकार में ज्वाइन करेगा उस दिन उसकी प्रतिनियुक्ति समाप्त जाती है, लेकिन पंचायत समिति और नगर परिषद वगैरह में ये रूल लागू नहीं होता है इसमें। तो जिस दिन वो वहाँ से कार्यभार स्थानांतरित कर देगा उस दिन से ही उसका माना जाएगा कि वो राज्य सेवा में आ गया है। फिर क्वेश्चन 44 है, वैदेशिक नियोजक द्वारा वेतन तथा पेंशन अनुदान देना बंद कर दिया जाता है। कब से वैदेशिक नियोजक है वो सैलरी और जो पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन है वो देना बंद कर देगा। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन से आएगा राज्य सेवा में कार्य ग्रहण करने के दिनांक से। अपन ने बात की है कि भाई जिस दिन वो सरकार में ज्वाइन कर लेगा उस दिन माना जाएगा कि उसकी जो डेपुटेशन है वो समाप्त हो गया। तो इस हिसाब से वो राज्य सेवा की जो शर्तों के अनुसार वहाँ से पैतृक विभाग से ही उसको उसके वेतन और पेंशन अनुदान जो बनेगा वो वहीं से बनेगा और वैदेशिक नियोजक की जो वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी वो समाप्त हो जाती है। फिर उसके बाद फिर क्वेश्चन 45 है, राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम बोर्ड इत्यादि से कर्मचारी राज्य सेवा में विपरीत प्रतिनियुक्ति पर किस शर्त पर आ सकते हैं। मतलब
जो रिवर्स डेपुटेशन होता है, मतलब सार्वजनिक उपक्रम या बोर्ड से कोई राज्य सेवा में आना चाहता है विपरीत प्रतिनियुक्ति पर, तो वो किस शर्त पर आ सकता है? तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन ए आएगा, कर्मचारी को अधिशेष घोषित नहीं किया हो, मतलब उसको सरप्लस नहीं माना हो, मतलब एक्स्ट्रा नहीं माना हो, तो वो आ सकता है। बाकी अगर कर्मचारी की छटनी कर दी गई हो, या सार्वजनिक उपक्रम या बोर्ड की वह इकाई बंद हो जिसमें कर्मचारी कार्यकर्ता हो, या कर्मचारी संविदा पर कार्यरत हो, तो इन तीनों वजह से वो विपरीत प्रतिनियुक्ति पर, मतलब रिवर्स डेपुटेशन पे नहीं आ सकता है। फिर क्वेश्चन 46 है, विपरीत प्रतिनियुक्ति राज्य सरकार के विभाग में कार्य ग्रहण करने की दिनांक से कब तक होगी तथा उसे कितनी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है? मतलब रिवर्स डेपुटेशन जो होगा वो राज्य सरकार में ज्वाइनिंग के कितने दिन से लागू होएगी और कितने दिन तक रहेगी, और कितनी अवधि के लिए उसको और बढ़ा सकते हैं, उसमें वृद्धि कर सकते हैं। तो आंसर जो आएगा ऑप्शन द आएगा, 1 वर्ष तथा 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। मतलब 1 साल विपरीत प्रतिनियुक्ति की अवधि होती है, उसको 2 साल और बढ़ा के 3 साल तक किया जा सकता है। तो ये कंफ्यूज मत होगा, 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, 3 वर्ष के लिए नहीं बढ़ाया जाएगा। मतलब 1 साल उसकी रिवर्स डेपुटेशन की अवधि होगी, उसमें 2 साल बढ़ाते हुए 3 साल तक उसको लिया जा सकता है। 3 वर्ष तक बढ़ा सकते हैं, 3 वर्ष के लिए नहीं बढ़ाएंगे उसको। फिर क्वेश्चन 47 है, विपरीत प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी को किस पद पर प्रतिनियुक्ति दी जा सकती है? मतलब रिवर्स डेपुटेशन पे कौन सी पोस्ट पर उसको डेपुटेशन पे लगा सकते हैं, कौन सा पद होएगा? तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन ए आएगा, समान पद जिसकी वह योग्यता रखता है। मतलब जो सेम पोस्ट होगी जिसके लिए वो एलिजिबल है उसी पर उसको लगा सकते हैं, उच्च पद पर नहीं लगा सकते हैं उसको। फिर क्वेश्चन 48 है, विपरीत प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी को वेतन भत्ते देने की क्या शर्त निर्धारित है? मतलब जो रिवर्स डेपुटेशन पे कर्मचारी लगेगा उसको जो सैलरी और जो अलाउंस मिलेंगे उसके लिए क्या कंडीशन है? तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन ब आएगा, पैतृक विभाग के समान। जो पैतृक विभाग मतलब जो पैटर्नल डिपार्टमेंट है, जो सार्वजनिक विभाग है, उपक्रम है या संस्थान है, बोर्ड है, वहाँ पर जो उसको वेतन भत्ते मिल रहे थे वही यहाँ मिलेंगे, उसको अलग से कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर क्वेश्चन 49 है, विपरीत प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी कौन सी सेवा शर्त नहीं है? मतलब रिवर्स डेपुटेशन पर कौन सी कंडीशन नहीं है, सेवा शर्त नहीं है, उसकी सर्विस कंडीशन जो है वो कौन सी नहीं है एक के अलावा? तो यहाँ आंसर जो आएगा वो ऑप्शन द आएगा, प्रतिनियुक्ति भत्ता वैदेशिक नियोक्ता के द्वारा के अनुसार देय होगा। मतलब ये शर्त नहीं है, प्रतिनियुक्ति भत्ता विपरीत प्रतिनियुक्ति पर नहीं मिलता है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। ये क्वेश्चन बन सकता है, विपरीत प्रतिनियुक्ति पर प्रतिनियुक्ति भत्ता न तो वैदेशिक नियोक्ता देगा न कोई पैतृक संस्थान देगा, मतलब उसको प्रतिनियुक्ति भत्ता नहीं मिलता है। बाकी कर्मचारी के अवकाश पैतृक संस्थान के अनुसार देय होंगे, मतलब जो भी उसका सार्वजनिक बोर्ड या जो भी जहाँ से भी वो आया संस्थान से, उसके हिसाब से ही उसको मिलेंगे उसके वेतन वगैरह, अवकाश वगैरह जो भी होंगे। यात्रा एवं चिकित्सा भत्ता राज्य सरकार के समान देय होगा, मतलब जो उसको ट्रैवलिंग और जो मेडिकल अलाउंसेज वगैरह जो मिलेंगे वो राज्य सरकार में जो मिल रहे होंगे कर्मचारियों को वही मिलेंगे। और कर्मचारी का सेवा रिकॉर्ड पैतृक संस्थान में रखा जाएगा, जो उसका पैटर्नल इंस्टीट्यूट है, जो सार्वजनिक संस्थान या बोर्ड है, वहीं पर ही उसका सर्विस रिकॉर्ड रहेगा। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी और वीडियो की तरह पसंद आई होगी। यहाँ अपन ने चैप्टर 13 से रिलेटेड जो क्वेश्चन MCQs बढ़िया बन सकते हैं एग्जाम के लिए वो कवर कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आ जाऊँगा और अगले चैप्टर के नोट्स। तब तक प्लीज़ वेट कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।